नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं रोहितास कुमार गोदारा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादरा। आज की केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-4 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही कौशलतापूर्वक पूछे जाते हैं। चैप्टर अपना पॉलीमर। पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से की गई है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मेरोस। पॉली का मतलब होता है असंख्य भाग और मेरोस का मतलब होता है, पॉली का मतलब असंख्य और मेरोस का मतलब भाग, यानी असंख्य भाग। असंख्य भागों से मिलकर बना हुआ एक उच्च अणु भार वाला यौगिक पॉलीमर यानी बहुलक कहलाता है। इस बहुलक या पॉलीमर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम स्टाउंडियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पॉलीमर एक उच्च अणु भार वाला यौगिक है जो छोटी छोटी कम अणु भार वाली एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। कम अणु भार वाली एकलक इकाइयों को मोनोमर या एकलक कहते हैं। एकलक इकाइयों के लगातार पुनरावर्तन से, उनके मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने से एक उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण होता है, उसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। बहुलक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो कोलाइडी होते हैं और कोलाइडी कणों का जो आकार है वो 1 nm से 1000 nm के मध्य, 1 से 1000 nm के मध्य, या 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 मीटर, या 10 की पावर 7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर कोलाइडी कणों का साइज या आकार होता है। तो इन कोलाइडी कणों के, जो कोलाइडी कण के आकार के जो पॉलीमर हैं, इन्हें वरद अणु भी कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। इनका निर्माण छोटी छोटी असंख्य एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक मोटरसाइकिल की, एक साइकिल की जो पूरी चैन है, वो चैन एकल तार से नहीं बनती, वो छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनती है। आगे इन कड़ियों को जोड़ दिया जाए तो एक चैन बन जाती है। इन छोटी छोटी इकाइयों को एकलक या मोनोमर कहते हैं। लगातार इनके पुनरावर्तन से, सहसंयोजक बंधों के निर्माण से एक उच्च अणु भार वाली श्रृंखला या अणु बनता है, उसे बहुलक कहते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक अन्य उदाहरण से बताऊं कि राम शब्द है, इसको मैं 108 बार रिपीट करूं तो एक मंत्र बन जाता है। तो राम का एक शब्द है मोनोमर है और राम शब्द के 108 शब्दों से मिलकर बनी हुई श्रृंखला, चैन या मंत्र पॉलीमर है। अब पॉलीमर का निर्माण किस प्रकार होता है ये देख लेते हैं। एक बहुलक में कम से कम 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिट इसका द्रव्यमान होता है। जब पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो एकलक इकाइयों से मिलकर जब बहुलक का निर्माण होता है, तो एकलक के संयोग से जब बहुलक का निर्माण होता है तो एकलक से बहुलक के बनने की जो क्रिया है वो बहुलीकरण कहलाती है।
बहुलीकरण में एकलक को यानी मोनोमर से पहले एन लगाते हैं और जो बहुलीकरण के पश्चात जो बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है, उसमें एन बाद में इसका मल्टीप्लाई होता है और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। बहुलीकरण। तो इस प्रकार असंख्य मोनोमर मिलकर एक उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। यह था सामान्य इंट्रोडक्शन बहुलक का। अब है बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, संगठन के आधार पर। नंबर 3, संरचना के आधार पर। नंबर 4, आणविक बलों के आधार पर। और नंबर 5, बहुलीकरण क्रिया के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्राकृतिक बहुलक। नंबर 2, संश्लेषित बहुलक। नंबर 3, अर्ध संश्लेषित बहुलक। संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा है। समबहुलक, सहबहुलक। संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है। रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंध, क्रॉस नेटवर्क। आणविक बंधों के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में बांटा है। प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक, ताप सुगठ्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। बहुलीकरण क्रिया के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा है। योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक। यह है बहुलकों का वर्गीकरण। ओरिजिन के बेस पर नेचुरल सिंथेसिस, सीमे सिंथेसिस। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर होमो कोपॉलीमर। स्ट्रक्चर के आधार पर लाइनर, ब्रांचेज और क्रॉस नेटवर्क। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर
इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पर एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। ये है बहुलकों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन बेस्ड प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल बहुलक। वे बहुलक प्राकृतिक होते हैं जो हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। उन्हें प्राप्त करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। जीवों के शरीर में उनकी उत्पत्ति होती है, पेड़ पौधों के शरीर में उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के रेखीय बहुलीकरण से, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों के रेखीय बहुलीकरण से, और जो ग्लाइकोजन है इसे पादप पॉलीसेकेराइड कहते हैं, यानी प्लांट, और इसे एनिमल पॉलीसेकेराइड, यानी ये जंतुओं के शरीर में बनता है और ये पादपों के शरीर में बनता है। आवश्यकता से अधिक बड़ी जो ग्लूकोज इकाइयां हैं वो बहुलीकृत होकर एक साकित संरचना का निर्माण कर लेती है, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ग्लोबुलिन, एंजाइम, ये सारे गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन, किरेटिन, कोलेजन, मायोसिन, ये प्रोटीन भी प्राकृतिक बहुलक हैं। इसके अलावा रेशम यानी सिल्क, ऊन, बाल, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 12 का जो उदाहरण है वो है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक बहुलक का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्राकृतिक रबड़। तो हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है या निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, ऊन, रेशम, बाल और प्राकृतिक रबड़, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ की। प्राकृतिक रबड़ में रबड़ वृक्ष या रबड़ प्लांट से प्राप्त होता है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में इनके बहुत सारे प्लांट हैं। इस पादप का नाम है, बॉटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम, हेविया ब्रेसिलियनसिस। हेविया ब्रेसिलियनसिस। इस पादप की छाल में चीरा यानी कट लगा दिया जाता है, जिससे दूधिया रंग का
गाढ़ा चिपचिपा कोलाइडी स्राव होता है, पदार्थ निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। इसे रबड़ छीर के नाम से भी जाना जाता है, रबड़ छीर के नाम से। इसमें जो रबड़ है वो लेटेक्स का जल में कोलाइडी विलयन है। ध्यान देना, लेटेक्स जो है, सॉरी, रबड़ जो है वो लेटेक्स का जल में कोलाइडी विलयन है। जल वहां पे परिक्षेपण है और जो लेटेक्स है, गाढ़े रंग का दूध या चिपचिपा जो पदार्थ है, वो परिक्षिप्त परावस्था है। इसका ये 30 से 60% लेटेक्स होता है, रबड़ छीर होता है। इसमें इतना जल मिलाया जाता है कि टोटल विलयन के अंदर इसका 10% विलयन रह जाए। अब इसमें फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड 1% मिलाया जाता है। जिससे लेटेक्स का कोगुलेशन यानी सकंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसे निथार कर अलग कर लेते हैं। लहरियादार रोलर जो होते हैं उनके ऊपर लपेट कर इनकी सीट तैयार कर लेते हैं, उसे पेल क्रेप सीट कहते हैं। पेल क्रेप सीट कहते हैं। अब इस पेल क्रेप सीट को टार ऑयल जो लकड़ी या कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है से इसको उपचारित कर लेते हैं ताकि हानिकारक जीवाणुओं के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, उनको नुकसान न पहुंचाए। ये पेलक्रेप सीट जो तैयार हुई है ये प्राकृतिक रबड़ की है, प्राकृतिक रबड़ की। इसका सामान्य फार्मूला C5H8N होता है। लेकिन इस प्रकार से जो हमें रबड़ प्राप्त हुआ है, इसकी तनन सामर्थ्य, जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता, प्रत्यास्थता, लचीलापन, गुणवत्ता, ये कम होती हैं और इसमें भंगुर प्रकृति होती है, यानी टूटने का भय बना रहता है। इस प्रकार इस प्राकृतिक बहुलक को और अधिक गुणवत्तापूर्ण, लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन सामर्थ्य, मजबूती, दृढ़ता बढ़ाने के लिए इसकी अभिक्रिया सल्फर या सल्फर के यौगिकों के साथ करवाई जाती है ताकि उपयुक्त सभी गुणों में वृद्धि की जा सके। अतः प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए उन्हें सल्फर या सल्फर के यौगिकों के साथ गर्म करने की जो क्रिया है वो वल्केनाइजिंग या वल्केनीकरण कहलाती है। अब ये जो प्राकृतिक रबड़ हमें प्राप्त हुआ है, इसका अणुसूत्र C5H8N बताई दिया। इसे इसकी जो एकलक इकाई है वो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे आइसोप्रीन कहते हैं। इसका IUPAC नाम है 2-मेथिल ब्यूटाडाइईन या 2-मेथिल ब्यूट 1,3-डाइईन।
ये आइसोप्रीन है। जब इसके n मॉलिक्यूल लेकर इसका बहुलीकरण करवाया जाता है तो पॉलीआइसोप्रीन बनता है, क्योंकि n इकाइयां हैं। CH2 CH3 CH CH2, ये पॉलीआइसोप्रीन बना है। तो आइसोप्रीन का बहुलीकरण करवाने पर पॉलीआइसोप्रीन बना है। इसका आईयूपीएसी नाम 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन या 2-मेथिल-ब्यूट-1,3 डाइन है। इसके दो रूप हैं। जो पॉलीआइसोप्रीन बनी है इसके दो रूप बनते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड आने के बाद में जो द्विबंधित कार्बन है उसकी शेष दो संयोजकताएं हैं, उन पर अलग अलग प्रकार के समूह मौजूद हैं। इधर CH2 है, इधर H है, CH3 है, CH2 है। अलग अलग समूह आ गए, द्विबंध आ गया तो ज्यामितीय समानता लागू हो गई। ज्यामितीय समानता दो प्रकार की, एक समपक्ष और एक विपक्ष। तो पॉलीआइसोप्रीन के दो रूप बन गए, एक समपक्ष रूप बन गया और एक विपक्ष रूप बन गया। तो हम पॉलीआइसोप्रीन के अब समपक्ष और विपक्ष रूप बनाते हैं। सबसे पहले इसका समपक्ष रूप। समपक्ष में समान समूह एक तरफ आ जाएंगे, CH2 CH3 डबल बॉन्ड, CH2 H CH2 CH3 H। ये इसका समपक्ष रूप है, क्योंकि इसके समान समूह एक तरफ है। पॉलीआइसोप्रीन के समपक्ष या शीर्ष रूप को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। और अब इसका जो दूसरा रूप है विपक्ष रूप, CH2 C CH3 H CH2 ये इसका विपक्ष रूप है। ये इसका समपक्ष रूप है। पॉलीआइसोप्रीन के समपक्ष रूप को प्राकृतिक रबड़ और पॉलीआइसोप्रीन के ट्रांस रूप को कट्टा पारचा कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो हमें रबड़ प्राप्त हुआ है, पहले भी बता चुका हूं कि इसका लचीलापन, इसकी गुणवत्ता, पानी को प्रतिकर्षित करने की क्षमता, दृढ़ता, मजबूती कम है और भंगुरता के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसलिए ये अधिक उपयोगी नहीं होता। इसलिए और इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए सर्वप्रथम चार्ल्स गुडईयर ने, मोटे जो व्हीकल होते हैं जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, उनके टायरों के ऊपर गुडईयर लिखा होता है। चार्ल्स गुडईयर ने इस प्राकृतिक रबड़ को यानी पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर और सल्फर के यौगिकों के साथ गर्म किया,
जिससे सल्फर के जो परमाणु हैं वो sp2 संकृत कार्बन, एक तो C और इसके अल्फा स्थिति पर एलिलिक समूह, जो अत्यधिक क्रियाशील या एक्टिव केंद्र होते हैं, उनके साथ सहसंयोजक बंध बनाकर पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों के मध्य व्यवस्थित हो जाते हैं। इन सल्फर युक्त मजबूत सहसंयोजक बंधों को क्रॉस नेटवर्क या तिर्यक बंध कहते हैं। इन तिर्यक बंधों के कारण इसमें प्रत्यास्थता, लचीलापन, दृढ़ता बढ़ जाती है और उसके उपयोगिता भी प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा वल्केनीकृत रबड़ में और अधिक हो जाती है। यानी प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता कम और प्राकृतिक रबड़ के वल्केनाइजिंग के पश्चात वल्केनीकृत जो रबड़ बना है जिसके अंदर सल्फर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और दो आइसोप्रीन पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों के मध्य सल्फर के परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा एक क्रॉस नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे उनकी प्रत्यास्थता और दृढ़ता, तनन क्षमता, जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो रबड़ को और अधिक उपयोगी बना देती है। अतः प्राकृतिक रबड़ को या पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया पहले भी बता चुका हूं, वल्केनाइजिंग कहलाती है और इस प्रकार से प्राप्त रबड़ को वल्केनीकृत रबड़ कहते हैं। वल्केनीकृत रबड़ की जो दृढ़ता है वो सल्फर की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर 5% सल्फर मिलाई गई है तो इसका उपयोग वाहनों के टायर बनाने में किया जाता है और अगर 30% सल्फर उसके अंदर मौजूद है तो इसका उपयोग शीशा संचायक बैटरी है उसका खोल या कैबिनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर H2SO4 भरा रहता है, इसलिए इसे मजबूत प्रकृति का होना जरूरी है। तो वल्केनाइजिंग के अंदर जब ये क्रिया करवाते हैं, पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के यौगिकों के साथ गर्म करते हैं, तो ये क्रिया धीमी गति से होती है। इस क्रिया को तेज करने के लिए कुछ वर्धक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। बढ़िया है, क्वेश्चन है ये कि सल्फर S8 या S2Cl2 सल्फर के यौगिकों के साथ साथ जिंक ऑक्साइड भी मिला दिया जाता है ताकि उसके वल्केनाइजिंग की क्रिया है वो और तेज हो जाए। जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 प्लस S8 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में, ताकि वल्केनीकरण की क्रिया थोड़ी तेज हो जाए। S8 जो एक बहुआण्विक कोलाइड है, सल्फर के परमाणु CH यानी sp2 संकृत कार्बन या इसकी अल्फा स्थिति पर एलिलिक समूह है जो अत्यधिक एक्टिव या क्रियाशील होता है, उनके मध्य सहसंयोजक बंध के माध्यम से क्रॉस नेटवर्क या तिर्यक बंध बना लेता है। CH2 C CH CH3 CH2 इस प्रकार की यह संरचना बन जाती है। एलिलिक समूह के मध्य भी